See hydrogen spectrum. Today we are going to take hydrogen spectrum, right? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल का फेल्योर है कि वो कंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता ना, लाइन स्पेक्ट्रम बोर का मॉडल, और उससे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होती है उसका भी व्याख्या नहीं हुआ है। इसके लिए उसका ये प्रॉब्लम था कि कभी न कभी ना ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा और वो एटम नष्ट हो जाएगा। बट हमने शुरू किया था उस दिन की लाइन स्पेक्ट्रम इज व्हाट। तो स्पेक्ट्रम दो तरह से होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है अब्जॉर्प्शन। एमिशन और एब्जॉर्प्शंस में अगर हम लें तो एमिशन में आपको बताया था कि अगर कोई भी सपोज दैट ये परमाणु है और इसका नाभिक है और मान लीजिए ये पहली कक्षा है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए अगर बाहर से, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ रहा है, तो ऐसे टाइम में आपको बताया था ये E1 इफ एंड दिस इज व्हाट E2, E1 है, E2 है, E3, E4, ये बात हो चुकी थी। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम ईयर्स टू देयर ना, अगर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अंदर को आएगा तो यहाँ से कोई न कोई एनर्जी निकलेगी ना, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। और यही लाइन स्पेक्ट्रम की बात हमने करी थी और वहाँ पर हम लोगों ने किया था E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, दैट इज व्हाट photon, that is what packets of energy। इतनी बात हम लोगों ने कर लिया था कि यहाँ से निकलने वाली एनर्जी जो रेडिएशन होगी, इमिशन होगा, ये है एमिशन बैंड। और इसका जब हम स्पेक्ट्रल लाइन में स्पेक्ट्रम एक लाइन को अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं, जैसे हमने रेडियोस में आपको बताया था कि जब एक नेचुरल फिनोमिनन है, बरसात के बाद इंद्रधनुष निकलता है, मतलब 7 कलर्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो अगर हम इसका एब्जॉर्प्शन बैंड या इसके स्पेक्ट्रम एमिशन का, रेडिएशन का लाइन स्पेक्ट्रम देखें या स्पेक्ट्रल लाइन देखें प्रिज्म के द्वारा देखें या उसको हम रेडिएट करा के देखें, तो देन यू विल गेट द लाइंस, वेरियस लाइंस, बैंड, डार्क बैंड और ये लाइट बैंड बीच बीच में गैप करके मिलेगा। तो वन थिंग, दिस इज व्हाट एमिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसको हायर क्लास में भेजना है, हायर ऑर्बिटर में भेजना है, तो क्या होना पड़ता है, अब्जॉर्प्शन। तो आप आइदर इसको अगर एनर्जी देंगे, इसको अगर एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, इधर या हायर स्टेशन में। तो बस अपोजिट फिनोमिनन है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। कुल मिला के एब्जॉर्प्शन तब होगा जब लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हायर इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में जंप करना है, तब तो उसको एनर्जी चाहिए एब्जॉर्प्शन। और अगर हाई एनर्जी में और लोअर में आ रहा है तब एनर्जी उसको वो खुद एनर्जी निकाल देगा, रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, दैट इज व्हाट प्रोटॉन। कैलकुलेशन करेंगे, डेल्टा E इक्वल टू दूसरा फार्मूला बताया था, कहाँ से कैलकुलेट होगा, जिसकी एनर्जी लेवल से आ रहा है E2 माइनस E1, ये भी बात हो चुकी थी। ऑलराइट, अब इस पर हमको ये बात करना है कि ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेशली बोर ने किया था। और बोर मॉडल में मैंने अभी लास्ट टाइम में थोड़ा सा आपको बताया था कि बोर मॉडल में केवल हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो एटलीस्ट, उसकी व्याख्या तो कर पाता है ये मॉडल, बट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे 13 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन और या एमिशन बैंड की व्याख्या ये नहीं कर पाता है। स्पेक्ट्रल लाइन की व्याख्या स्पेशल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, उनके पास थोड़ी सी कुछ लैग थी जहाँ तक एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है। लेकिन कितना हो पाया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का 1। तो बोर मॉडल ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया, स्टार्टिंग यहीं से होती है, द एब्जॉर्प्शन और एमिशन बैंड या लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, जैसे हीलियम लिया, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और 2 से 1 आपने निकाल दिया, क्या लिखते हैं, प्लस, तो कितने बचे,
एक ही बचा ना, तो हाइड्रोजन के लाइक में ये आगे, जैसे लिथियम पर डबल प्लस लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अब 3 में से 2 प्लस कर दिया, इसका मतलब क्या बचा, अरे तुम क्या, 3 इलेक्ट्रॉन से 2 निकल गए, तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। वही 1 इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन के जैसे। अगर इसी तरह से बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 में से +3 कर दें, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कितना बचेगा, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसकी व्याख्या ऐसे मॉडल, ऐसे परमाणु की, ऐसे एटम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो बोर मॉडल ने कर लिया था। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या एक ही इलेक्ट्रॉन हो, स्पेशली उसकी व्याख्या उन्होंने किया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होगा या वो एटम हो देंगे कौन, हाइड्रोजन या हीलियम है तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल दो, 1 बचेगा। लिथियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के लाइक एटम। तो लाइक एटम में कौन है, ये लोग लाइक एटम है। हाइड्रोजन की तरह बना लिया आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, कहने का मतलब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तब उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। तो अब इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए अगर हम लिस्ट लें तो देखिए कैसे वो बनेगा। आपको हमने स्टार्टिंग बताया कैसे शुरू होगा। तो आप एक काम करते हैं, एमिशन ऑब्जर्वेशन बैंड, और एक साइंटिस्ट थे बामर लाइन बात करेंगे। बाल्मर, इन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया, बोर मॉडल में देखा क्या, देखो जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पहली कक्षा है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसकी दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा, हाइड्रोजन लाइक आपने बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको जंप करा रहे हैं फर्स्ट में, ये n1 है, n = पहली लाइन, n दूसरी, n3, n4, ऐसे ऐसे आपकी लाइन है। और मान लीजिए आपके फर्स्ट में E1 है ना, इसको E1 कहेंगे, इसको E2 कहेंगे, या जहां भी फाइनल होगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, तो हम क्या लिखेंगे, E2 इसको लिखेंगे, -E1 इसको लिखेंगे, इतने भी इसका एनर्जी क्या वो होगा डेल्टा E, E2 -E1। यहाँ कोई भी नंबर होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हम उसको देखना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ से आ रहा है, आपका इस लाइन से, तब क्या लिखेंगे, E2 की जगह 3, तीसरा कक्षा है ना। अगर मान लीजिए इस लाइन से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है तो नहीं, दूसरा कक्षा है ना, तो दूसरी कक्षा का -1 आ कहाँ रहा है, वो तो फिक्स है। जैसे मान लीजिए इसके बाद भी अगली कक्षा है, इसके बाद भी और अगले, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जंप करके यहाँ आ सकता है। तो जो कक्षा होगी वहाँ से एनर्जी, उसको ही फाइनल कहेंगे E2। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है पश्चिमी कक्षा से, तो यहाँ E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 बड़ा, राइट। ये वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिया। तो E4, E5 ऐसे, ठीक है। ऐसे समीकरण को पहली कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक शुरू किया था, लाइमन सीरीज बोलते हैं, पहले वाले एंड में उसको बोलते हैं क्या, लाइमन सीरीज। कहने का मतलब लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू हर समय E1 की वैल्यू n1 ही होती है, 1 होती है इन केस ऑफ लाइमन सीरीज। अगर आपका बामर सीरीज, एक सीरीज और है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आके रुक गया, या मान लीजिए ये दूसरी कक्षा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके रुका, पहले नहीं आ रहा, तो n1 क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ n1 की वैल्यू भी फार्मूला लगाएंगे, आप देखेंगे। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या फिर इसी में से इसमें आ गया, या फिर अगली वाली कक्षा से इसमें आ गया, या फिर इसके ऊपर वाली से इसमें आ गया, तो आएगा कहीं से n2 होगा, फाइनल वाला। चौथी से आ रहे हैं, 25 से आ रहे हैं, 8वीं से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहा है, लेकिन आगे रुक कहाँ रहा है, n2 में। तो यहाँ n1 क्या हो जाएगा, इस जगह आके खत्म हो जाता है। ये बामर सीरीज होगी।
देखिए जो स्पेक्ट्रम लाइन की स्टडी हुई वो बामर ने किया, बाद में इसमें साइंटिस्ट रिडबर्ग कांस्टेंट रिडबर्ग ने एक कैलकुलेशन किया, तो इसलिए उसका रिलेशन देते हैं। ये थोड़ा सा आपको हमने लॉजिक दिया बोर्ड पे ऐसे राउंड में, लेकिन इसको हम अगर स्पेक्ट्रल लाइन को एक पेज पर बना दें लंबा लंबा तो और थोड़ा डिटेल समझ में आएगा, लेकिन है कहाँ वो दिमाग में ये रहना चाहिए। अभी मैं जब प्लेन पे बनाऊंगा तो हाँ ऑर्बिट तो दिखेगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसे बनाते हैं, राइट। सो लाइमन बामर क्वेश्चन देखिए, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हमने सीरीज बनाई। देखिए ये पहला सेल है, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट के, राइट। इसके ऊपर एल एम एन इस तरह से आगे बढ़ेंगे। एनर्जी लेवल लास्ट या फर्स्ट लेवल है आफ्टर द, ये आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट का न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे है सब। एंड व्हाट एवर इज देयर कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से, दैट इज सेकेंड सेल से, के बाद यल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ, फर्स्ट सेल को, तो आपका सीरीज कौन सा बनेगा, बामर। या छठवीं सातवीं आठवीं कहीं से भी वो जंप करके कहाँ आता है, N1 में आता है इलेक्ट्रॉन। तो आपका एनर्जी लेवल जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो एक फार्मूला है जो रिडबर्ग साहब ने दिया था, रिडबर्ग, और उन्होंने कैलकुलेशन किया कितनी वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी, अपोजिट निकाला 1/λ = वेव नंबर, कितने नंबर में वेव आएंगे, वेव नंबर को v बार से लिखते हैं, = चाहे आप ये क्या वैल्यू निकालेंगे v बार इतने फार्मूला लगेगा, या 1/λ निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो v बार या 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट, r का कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.09 समथिंग, पहले इसका मतलब 1 × 10⁵ पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में इतना निकला करेगा, इतनी वेवलेंथ आया करेगी। ये कैलकुलेशन तो हर समय उसके लैम्डा में रहेगा कम से कम इतना। एंड व्हाट, एंड किस लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, किस लेवल से आ रहा है, वो N2 होगा। जैसे 7वें से आ रहा है तो N2 हो जाएगा। किस लेवल को आ रहा है, कहाँ पर से लिखेंगे, पहली कक्षा है तो बामर की सीरीज, लाइमन की सीरीज है। तो लाइमन के लिए फार्मूला अगर आप बनाएंगे LYMAN फॉर लाइमन सीरीज, तो क्या लिखेंगे, 1/λ या v बार = r 1/n1²। n1² की जगह लाइमन के लिए क्या लिखेंगे, एक फर्स्ट सीरीज वाला ना, तो लिख देंगे 1/1² ना, -1/n2²। अब n2 में क्या हो सकता है, दूसरे से आ रहा है या तीसरे से आ रहा है, तो n1 की वैल्यू इसमें ऑलवेज 1 होगी, लाइमन सीरीज में फिक्स है, क्योंकि पहले में आकर रुकेगा, तो n1 जहाँ रहेगा वहाँ हर समय 1 रख देंगे लाइमन सीरीज के लिए, बी वेरी सीरियस। और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 की वैल्यू हो सकती है, एक तो हो नहीं सकती क्योंकि ये एक में आ ही रहा है, हो सकती है कितनी, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से जंप कर सकता है, या 8वें से या फाइनल से जंप कर सकता है। तो n2 की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या ये इन्फिनिटी 9, 10 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो n2 की वैल्यू है वो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 1 ही रहेगा, 1 से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर लाइमन सीरीज स्पेशली। लेकिन यही केस अगर आपके पास बामर सीरीज का होगा तो क्या करेंगे, दिस इज फॉर बामर, सपोज दैट, तो हम क्या कर लेंगे, बामर के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ n1 होगा वहाँ पर 2 लिखा करेंगे, दूसरी कक्षा में आ रहा है लिखा। तो फॉर बामर सीरीज में इधर थोड़ा लिख देता हूँ, वन बाई लेमडा कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे v बार इक्वल टू रिडबर्ग का कांस्टेंट, राइट, और उसके बाद क्या लिख देंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट r और 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि पहला n1 फिक्स हो गया। बामर सीरीज में n1 की वैल्यू हर समय कितनी आएगी, 2। आर यू गेटिंग मी, वेरी गुड।
और -1/n2 का स्क्वायर। n2 स्क्वायर मतलब n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 में तो आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। ये देखिए दूसरे में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बामर सीरीज में। कौन किस तरह से आ रहे हैं? n5 से आ रहा है, n4 से आ रहा है, जो भी होगा, लेकिन 2 से ज्यादा ही होगा, मतलब थर्ड ऑनवर्ड्स, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, या इंफिनिटी कहीं से आ रहा है ना, वहां n2 लिख देंगे। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? नाउ जस्ट मूव। अगर लाइमन सीरीज बामर सीरीज के लिए फिक्स हो गया, अगर हमको ब्रैकेट के लिए पास्चन के लिए निकालना है तो आपको नेक्स्ट में लिखेंगे क्या? सपोज दैट फॉर पास्चन सीरीज क्या लिख देंगे? 1/λ या v बार इक्वल टू नेटवर्क का कांस्टेंट 1/। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन आके तीसरी सीरीज एलिमेंट में रुकता है, तो 3 का स्क्वायर इज इट। समझ में आ रहा? -1/n2। n2 कितना हो सकता है? n2 की वैल्यू मोर देन 3 हो सकती है ना, मतलब 3 से ज्यादा होगा, मोर देन 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। n2 इक्वल टू 3, 4 नहीं, 3 में तो आ ही रहा है जी, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड्स, कितना भी इंफिनिटी तक। फिर सिमिलरली इन ब्रैकेट फुंड और हाफ सिंक, तो जितने आगे बढ़ते जाएंगे वहां n1, बस आपको एक क्रम याद होना चाहिए। ऐसा ना हो बामर पहला लिख दें, बामर पहला लिख दें तो आपके फार्मूले में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बामर की n1 कितनी होगी? 2। तो आप अगर पहली जगह बामर का नाम लिखे, समझे कि नीचे बामर से शुरू है, तो आपने n1 की जगह 1 रख देंगे तो गलत हो जाएगी, जबकि बामर की सीरीज में n1 का मान 2 होता है। तो ये क्रम याद होना चाहिए, कौन सा? लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। अगर आपको ऐसे ना याद हो तो कहीं साइड में अलग से लिख लें, बामर, लाइमर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो आपको क्रम ये याद रहेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर सीरीज आपको क्लियर ना हो तो आप नंबर से ही याद करें। पहली सीरीज है लाइमन ना, फिर बामर BALMAR, पास्चन, ब्रैकेट। तो आपको ये दिया भी जा सकता है n1 की वैल्यू, लेकिन अगर n1 की वैल्यू नहीं है, केवल नाम दिया है, तब आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको क्रम गड़बड़ा जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए n1 की वैल्यू ना लिखी हो, जैसे फुंड लिख दिया उन्होंने, आपको उसका फुंड का मतलब कौन सी सीरीज है n1 आपको मालूम होना चाहिए, राइट? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड, ये 5 सीरीज के लिए आपको दिया गया है, इसके लिए कैलकुलेशन फाइन। इट्स ओके नाउ। तो सिमिलर से फार्मूला है, आपको वेव नंबर या रिडल कांस्टेंट कभी भी वेवलेंथ निकालना है, m1/λ इक्वल टू v बार, या इसको वेव नंबर बोलते हैं, इक्वल टू रिडल कांस्टेंट रखिए, 1/n1 का स्क्वायर करिए, -1/n2 का स्क्वायर करें। n1 n2 क्या है? नंबर ऑफ, वेयर 1 n2 इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी आनी चाहिए ना, या इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मेन एनर्जी लेवल, मतलब E1 यही रहेगा ना, मेन एनर्जी लेवल। ओके, दिस इज ऑल।